हेलो 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 हेलो। हाँ 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 बिल्कुल। हेलो हेलो। बेस्ट है। हाँ भाई, ध्यान देंगे सभी लोग। अपन ने परफेक्ट कंपटीशन फिनिश कर लिया। आज पूरा फिनिश करेंगे मोनोपोलिस्टिक। ठीक है, ध्यान देना सब लोग। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन किस में आता है? कल मैंने बताया था इम्परफेक्ट कंपटीशन में। कंपटीशन कितने होते हैं? तीन, परफेक्ट, इम्परफेक्ट और मोनोपोली। इम्परफेक्ट में दो होते हैं, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। ठीक। अब परफेक्ट हो गया हमारा। परफेक्ट में सब कुछ परफेक्ट था, बाकी सब में सब जो जो परफेक्ट में होता है वो सब कहीं पे भी नहीं होता है, सब अलग होगा। ठीक है, तो निकालो सब लोग, पेज नंबर होगा इसमें। मोनोपोलिस्टिक होगा, इसके बाद में बीच में हुआ है, एंड में होगा। ये तो कल पढ़ा था अपन ने यहां तक। मोनोपोली नहीं, पहले मोनोपोलिस्टिक। ये ओलिगोपोली है, थर्ड वाला। मोनोपोली के बाद देखो, मोनोपोलिस्टिक मिल जाएगा आपको। मोनोपोली के बाद में दे रखा है मोनोपोलिस्टिक। हाँ भाई, ये रहा। तो ध्यान देंगे सब लोग। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इसका पूरा नाम क्या होता है? तो बताया था कि मैंने पूरा नाम बताया था कि इसका मोनोपोलिस्टिक नहीं होता। क्या नाम होता है इसका पूरा? मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट। ठीक है, ये इसका पूरा नाम होता है। और इस मार्केट में कितने बायर्स एंड सेलर्स होते हैं? कल मैंने बताया था लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। बेस्ट एग्जांपल देखो, बायर्स भी बहुत सारे होते हैं, सेलर्स भी बहुत सारे होते हैं। बेस्ट एग्जांपल मैंने क्या बताया था इसका? कपड़ों की जो ब्रांड्स है, क्लोथिंग ब्रांड्स। ठीक है, रेस्टोरेंट्स, ये सब इसके बेस्ट एग्जांपल है ना? तो क्या होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। कल बता दिए थे कितने लार्ज, सेम परफेक्ट कंपटीशन के जैसा होता है। ठीक है, खूब सारे होते हैं। कोई एक इंडिविजुअल बायर या सेलर ना मार्केट की डिमांड पर इन्फ्लुएंस कर सकता है, ना मार्केट की सप्लाई पे। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जो है उसका नाम है डिफरेंशिएटेड गुड्स। क्या नाम है? द गुड्स। अच्छा, फिर कल मैंने सेकंड वाला भी बता दिया था। इस मार्केट में भी क्या होता है? फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड फ्रीडम ऑफ एग्जिट। ये दो पॉइंट बिल्कुल सेम है, किससे? परफेक्ट से। तो फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट तो यहाँ पे भी होती है। इसका मतलब यहाँ पे भी कभी तगड़े प्रॉफिट्स क्या होंगे? प्रॉफिट्स विल ऑलवेज भी लॉन्ग रन में नॉर्मली होंगे। शॉर्ट रन में कुछ भी हो सकता है, बट लॉन्ग रन में हमेशा नॉर्मली प्रॉफिट होंगे, क्योंकि आपने की एंट्री क्या है? फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। क्लियर? पक्का सेम परफेक्ट के जैसे रहेगा इसके अंदर। अब जो तीसरा पॉइंट है वो है डिफरेंट। याद करो, परफेक्ट कंपटीशन में गुड्स कैसे होते थे? द गुड्स वर होमोजीनस, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर, डिट्टो एकदम। जो तुम बेच रहे हो वही दूसरे बेच रहे हैं, जो प्राइस तुम्हारी है वही उनकी भी है। सही है, सेम प्राइस, सेम बिल्कुल प्रोडक्ट था, कोई डिफरेंस ही नहीं था। कंज्यूमर कैन नॉट डिफरेंशिएट। सही है, ऐसे ही था ना? तभी तो कभी ज्यादा तुम्हारा बिक जाएगा, कभी उसका ज्यादा बिक जाएगा एट द सेम प्राइस। प्राइस बट चेंज नहीं होती परफेक्ट में। लेकिन यहाँ पे, अब सुनो, यहाँ पे जो गुड्स होते हैं, गुड्स कैसे होते हैं सभी के? डिफरेंशिएटेड। द गुड्स आर डिफरेंशिएटेड गुड्स, या आप बोल सकते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब हर कंपनी का प्रोडक्ट एक दूसरे से थोड़ा डिफरेंट होता है। कंज्यूमर कैन इजीली डिफरेंशिएट बिटवीन द टू, कि भाई ये तो लिवाइस की जींस है, ये ली की जींस है, या ये रैंगलर की है, या ये मान लो इंडियन टेरिंग की है, ये यूसीबी की है। आराम से पहचान सकते हैं ना अपन कपड़े? अरे पहचान सकते नहीं पहचान सकते? अब तो ब्रांड्स ब्रांड्स ज्यादा ही देखते हो, बच्चे लोग तो सब खूब आराम से इजीली यू कैन रिकॉग्नाइज कौन सा क्या है। सही है? अब सुनना। सो तो यहाँ पे क्या होते हैं? द गुड्स आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर। डिफरेंशिएटेड होते हैं येट दे आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर। एक बात बताओ भाई, जीन्स तुम किसी भी कंपनी की खरीद लो, किसी की भी खरीद सकते हैं ना? ऐसे अगर मान लो तुम लिवाइस की खरीदने गए, नहीं मिली,
नहीं बैठा तो हमारा साइज ही नहीं है, फिर कोई और से काम नहीं चलेगा, चल जाएगा सर। सो द गुड्स आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, एक दूसरे के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है, बट डिफरेंशिएटेड होते हैं। बिल्कुल मानते हैं कि भाई सबके गुड्स एक दूसरे से थोड़े थोड़े क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, बट क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल। क्लियर है कितनी सी बात? सोप है, सोप साबुन, कोई भी हमने कहा खरीदो है तो साबुन ही। सो द गुड्स आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर, बट थोड़े क्या होते हैं, सब सारे साबुन एक दूसरे से थोड़े डिफरेंट, अरे होते हैं, ठीक है। जैसे पियर्स है तो इट विल बी डिफरेंट, डव है इट विल बी डिफरेंट, उसमें मिल्क मिल्क वाला माहौल आता है, समझिए। एक वो लाइफ बॉय आता है, लाइफ बॉय के अंदर वो आता है, वो क्या बोलते हैं, एक हाइजीन और वो बैक्टीरियल सोप होता है, डिटॉल बैक्टीरियल सोप होता है ना। कुछ नीम वाले आते हैं, ग्रीन कलर के आएंगे, कुछ चंदन वाले आएंगे भाई साहब, वो येलोइश कलर के आएंगे, मड कलर के आएंगे, है ना। और कुछ वो वाले आते हैं, टैल्कम पाउडर वाले भी आते हैं भाई साहब, इस जिसमें थोड़ा ताबड़तोड़ खुशबू होती है, वाइल्ड स्टोन, सिंथॉल और कई आते हैं, है ना। तो ये सब क्या है तो सब साबुन, सब एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। अगर मान लो आप सिंथॉल खरीदने गए, नहीं मिला, कोई और ले लो भाई, सही है। सो द गुड्स आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर बट डिफरेंशिएटेड आल्सो। तो प्रोडक्ट सबके डिफरेंट होते हैं, डिफरेंशिएटेड होते हैं, थोड़ा थोड़ा यूनिकनेस होता है सबके अंदर, बट दे आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर। और अब डिमांड चैप्टर खोल लेना, जाके देखो, मैंने उसमें पढ़ाया है, जिन गुड्स के क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं उनकी डिमांड कैसी होती है, इलास्टिक। कैसी होती है, इलास्टिक। टॉपिक बता देता हूं, आराम से चेक कर लेना, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। समझ में आया? मैं जब भी पढ़ाता हूँ भाई साहब, मैं कभी अच्छा कच्चा खेल खेलता ही नहीं, हर चीज पढ़ाता हूँ। तो जब भी मैंने पढ़ाया था तब भी बोला था आपको कि भाई मार्केट चैप्टर में ये काम आता है, ठीक है। तो याद रखना सब लोग, गुड्स से क्या डिसाइड होती है, कितनी बार बोला मैंने, गुड्स से क्या डिसाइड होती है, इलास्टिसिटी। अभी पिछले वाले मार्केट में गुड्स कैसे थे, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, तो इनफाइनाइट थी। यहाँ पे गुड्स कैसे हैं, बोलो यहाँ पे गुड्स कैसे हैं भाई साहब, यहाँ पे जो गुड्स हैं वो डिफरेंशिएटेड है, डिफरेंशिएटेड गुड्स हैं, बट क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर। और जिन गुड्स के सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं बताओ, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, तो सर सिंपल सी बात है, वहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब होता है बेटा वन से ज्यादा, और वन से ज्यादा की डेफिनेशन याद है क्या सभी को? It is the situation when the percentage change in demand is greater than the percentage change in price. मतलब प्राइस में चेंज है 20%, तो डिमांड में बड़ा चेंज आएगा उससे। मान लो डिमांड में चेंज है 60%, तो बताओ इलास्टिसिटी कितनी आएगी, 60% अपॉन 20%, आंसर कितना आएगा बताओ, 3 टाइम्स। मतलब जो ये वाला मार्केट होता है, इनके गुड्स के अंदर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स खूब सारे होते हैं, जिसके भी सब्स्टिट्यूट खूब सारे होंगे उनकी डिमांड हमेशा इलास्टिक होगी। इलास्टिक का मतलब उसमें तगड़ा प्रभाव आता है, बढ़ेगी तो तगड़ी, घटेगी तो तगड़ी। मतलब प्राइस में थोड़ा सा चेंज और डिमांड में कितना चेंज आएगा, बड़ा। अगर तुमने थोड़ी सी प्राइस कम कर ली बाकियों से, तो तुम्हारी डिमांड अच्छी खासी बढ़ जाएगी, वन से ज्यादा, मस्त। और अगर तुमने थोड़ी सी प्राइस हाई कर दी बाकियों से, तो तुम्हारे कस्टमर उधर बच जाएंगे, तो भी कम हो जाएगी बहुत तगड़ी वाली। जो भी होगा तगड़ा ही होगा। आई बात समझ में? तो याद करो, खोल के देख लेना, ये डिमांड चैप्टर के अंदर इलास्टिक का मतलब क्या होता है, डिमांड का कैसा बनता है बताओ, डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड फ्लैटर। कैसा बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग और फ्लैटर। फ्लैटर का मतलब है, बना के देख लो इसको, प्राइस 10, डिमांड 1000, प्राइस हो गई 10 से मान लो 12, महंगी हो गई 2 रुपए, डिमांड घट गई भाई साहब सीधे 60%। देखो आप, इतना बड़ा इफेक्ट आता है डिमांड पे, क्योंकि सब्स्टिट्यूट्स है ना भाई। आपने महंगी कर दी, कस्टमर कहां बच जाएगा, आपके राइवल्स के पास बच जाएगा। अच्छा आपने सस्ती कर दी, तो उनके कस्टमर किसके पास आ जाएंगे, आपके पास आ जाएंगे। तो डिमांड में बढ़िया इफेक्ट आ रहा है, समझ रहे हो मेरी बात? सो प्राइस थोड़ी सी भी गिरी तो मस्त डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर थोड़ी सी भी बढ़ गई, थोड़ी सी बढ़ाई, तो डिमांड भी तगड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि द पीपल विल शिफ्ट टू दी सब्स्टिट्यूट्स। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट लग रहा है तगड़ा वाला, क्योंकि क्लोज सब्स्टिट्यूट्स बैठे ना तुम्हारे, बिल्कुल क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है। अरे आई कि नहीं आई बात समझ? आपको जीन्स खरीदने गए, बोलते रहा हूं, नहीं मिली तो दूसरी खरीद ही ली ना आपने, कर दिया सब्स्टिट्यूट। आया समझ में? तो ये है। अब देखो, प्राइस थी 10, डिमांड थी 1000, ढंग से देखना डायग्राम, डाउनवर्ड एंड फ्लैटर बनता है, मैं तो पहले ही बता रहा हूं। प्राइस कितनी बढ़ाई, सिर्फ मात्र तुमने 20% बढ़ाई, सिर्फ 2 रुपए बढ़ाई, और 2 रुपए बढ़ाने से डिमांड कितनी कम हो गई भाई? देखो आप इधर, प्राइस इतनी सी बढ़ाई थी 12 रुपए,
इतनी सी, डिमांड हो गई तगड़ी वाली कम, कितनी। अब इसको ज्वाइन करो तो ये जो डिमांड कर्व बन के आएंगे, कैसा बन के आता है ये, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड फ्लैटर। क्या बोलते हैं? डाउनवर्ड एंड फ्लैटर। समझ में आया? मोनोपोली जब पढ़ाऊंगा तो वहां पे डाउन डिमांड कर्व कैसा बनता है, वहां पे बनता है डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड स्टीपर। डाउनवर्ड एंड स्टीपर। स्टीपर का क्या मतलब है? वहां पे क्या होगा, इनइलास्टिक होती है डिमांड, वहां पे तुम्हारे सब्स्टिट्यूट्स होते हैं क्या बताओ मोनोपोली में? क्या मोनोपोली में बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स है हमारे? एक भी नहीं है। तो सोचो, वहां पे अगर तुमने हाई प्राइस करी तो डिमांड पे कोई बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा? नहीं। अच्छा, वहां तुमने थोड़ी सी प्राइस गिरा दी, सस्ती कर दी, तो डिमांड पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी क्या? नहीं, क्योंकि जो खरीद रहे थे वो पहले भी तुम ही से खरीद रहे थे। आप समझ रहे हो? आज मान लो सरकार की मोनोपोली, ऐसा मान लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, और वो तो है ही, एक एरिया के अंदर एक ही तो देता है सप्लायर। आपके पास चॉइस है क्या सरकार वाले के अलावा कोई दूसरा बिजली वाला लेने का, इलेक्ट्रिक कनेक्शन लेने का? नहीं है ना, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अगर बताओ वो प्राइस को बढ़ा दे, 10% बढ़ा दे, 20% बढ़ा दे, कोई डिमांड पे इफेक्ट आएगा तुम्हारी? कम कर दोगे क्या डिमांड? नहीं खरीदोगे उससे, खरीदनी पड़ेगी सर। अच्छा, अगर वो कम कर दे तो भी कोई बहुत ज्यादा डिमांड पे प्रभाव नहीं आएगा, हम तो तब भी उतना ही चलाओगे ना जितना चलाना है। ऐसे थोड़ी बोले नहीं पापा सस्ती आ रही है सारे बटन दबा दो, ऐसा तो नहीं होने वाला है। समझ रहे हो? मोनोपोली का अंदर क्या होता है, डिमांड पे ज्यादा प्रभाव नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है ना। अगर सोचो तुमने महंगी करी, ऐसा थोड़ी है कस्टमर कहीं और भाग जाएगा, कहां भागेगा, कोई और है ही नहीं। तो वहां उसके पास ऑप्शंस नहीं होते, तो सब्स्टिट्यूट होते ही नहीं है, तो वहां डिमांड पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। देखो आप प्राइस बहुत ज्यादा गिराओगे ना, तब ज्यादा थोड़ी बहुत डिमांड बढ़ती है। मतलब अगर मोनोपोली मार्केट है ना आपका, और आप चाहते हो कि मेरी डिमांड बढ़े, तो बेटा थोड़ी बहुत गिराने से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि जिनको खरीदना है वो वैसे भी तुमसे खरीद रहे थे। तो प्राइस कितनी गिरानी पड़ती है? ज्यादा। तो यू हैव टू मेक अ बिग चेंज इन प्राइस मोनोपोली में, और यहाँ पे थोड़ा सा, a small change in price will have big effect on demand। यहाँ पे a large change in price will have small effect on demand। मोनोपोली है ये। ठीक है, चलो अब उस पर ज्यादा ध्यान नहीं, इधर ध्यान दो आप। तो डिमांड का कैसा बनता है भैया, डाउनवर्ड और फ्लैटर। पहले दिन जब डिमांड चैप्टर पढ़ाया होगा तब बोला था मैंने फैक्टर्स के अंदर कि जिन गुड्स के सब्स्टिट्यूट्स खूब सारे होते हैं, द गुड्स व्हिच हैव मेनी सब्स्टिट्यूट्स दे हैव इलास्टिक डिमांड, और द गुड्स व्हिच हैव लेस सब्स्टिट्यूट्स और नो सब्स्टिट्यूट्स दे हैव इनइलास्टिक डिमांड। और इलास्टिक में बनता है डाउनवर्ड एंड फ्लैटर, और इनइलास्टिक में बनता है डाउनवर्ड एंड स्टीपर। और अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो आज आपको घर पे जाके पढ़ना चाहिए एक बार डिमांड। आई बात समझ में? पहले वो फैक्टर जाके पढ़ो, डिग्रीज पढ़ो जाकर के, सब मैंने पढ़ाया हुआ है। क्लियर है? हिसाब से तो मुझे इतना रिपीट नहीं करना चाहिए जितना मैं कर रहा हूँ। ठीक है, यू शुड हैव नोन दिस थिंग टिल नाउ। तो अब तो याद होना चाहिए था भाई साहब। तो डाउनवर्ड एंड फ्लैटर, फ्लैटर कब बनता है आपको बताओ? थोड़ी सी प्राइस गिरेगी, थोड़ी सी गिराने पे ही डिमांड में इफेक्ट क्या आएगा, बढ़िया। देखो प्राइस 10, डिमांड 100, थोड़ी सी गिराई बस तुमने और डिमांड बढ़िया, इफेक्ट आएगा हमेशा। ये है मोनोपोलिस्टिक मार्केट। और मोनोपोली में क्या होता है, थोड़ी सी प्राइस गिराने से तो कुछ होगा ही नहीं भाई, वहां पे हिलेगी भी नहीं वो। समझ में आया? वहां प्राइस कितनी गिरानी पड़ती है, बड़ा चेंज करोगे तब जाके मोनोपोली में कुछ थोड़ा सा कुछ इंक्रीज डिक्रीज होता है। समझ में आया? और यहाँ पे थोड़ा सा ही करने से बढ़िया इफेक्ट आ जाएगा। तो प्राइस देखो 10 से 8 कर दी, डिमांड हो गई 100 की 200, निकालोगे कितना आएगा, 5 टाइम्स, तो 5 गुना हो गया। समझ गए? थोड़ी सी प्राइस गिराने से डिमांड पे बड़ा इफेक्ट आता है। यहाँ पे कौन सा मार्केट है ये, मोनोपोलिस्टिक। क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल। अब आपने देख लिया, गुड्स से डिसाइड करता हूं मैं हमेशा क्या, इलास्टिसिटी। क्लियर है सभी को? चलो 3 हो गए पॉइंट्स, 3 क्यों 4 हो गए, इलास्टिसिटी भी पढ़ा दी मैंने इसमें। ठीक है, चौथा पॉइंट, इस मार्केट के अंदर सर प्राइस कौन डिसाइड करता है? जब एक बार बताओ, सबके प्रोडक्ट्स एक दूसरे से डिफरेंट है तो खुद ही करेंगे ना डिसाइड। ठीक है, एक बार बताओ, लक्स साबुन अलग होता है, पॉन्ड्स अलग होता है, पियर्स अलग होता है, तो कौन डिसाइड करेगा इनकी प्राइस? को इंडस्ट्री? नो। हु विल डिसाइड? देमसेल्व्स, खुद ही करेंगे वो। अरे आई कि नहीं आई बात समझ में? तो इस मार्केट में क्या होता है, द फर्म्स हैव पार्शियल कंट्रोल ओवर द प्राइस। पार्शियल कंट्रोल क्यों बोल रहा हूं, बोलो? अरे पार्शियल कंट्रोल क्यों बोल रहा हूं, फुल क्यों नहीं बोल रहे? फुल तो तब भी नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो किसके हिसाब से रखना पड़ेगा आपको, मार्केट के हिसाब से। माना मोनोपोली,
मोनोपोली में क्या होता है, अ फर्म हैज फुल कंट्रोल ओवर द प्राइस एंड प्रोडक्ट, यू कैन डिसाइड वट एवर प्राइस यू वांट टू सेल, क्योंकि कोई और है नहीं। लेकिन यहाँ पे तो भाई क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है ना, तो तुम्हें थोड़ा बहुत तो उसके हिसाब से रखना पड़ेगा, सही है कि नहीं है? सो इसलिए बोला पार्शियल कंट्रोल। समझ में आया सभी को? ठीक। पांचवा पॉइंट, इस मार्केट में क्या होती है, सेलिंग कॉस्ट लगती है, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट लगती है, नॉन प्राइस कंपटीशन होता है। यहाँ पे क्या होता है, नॉन प्राइस कंपटीशन, मतलब सुनना, अब तुमने अभी देखा यहाँ पे बहुत सारे क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है, कंपटीशन तगड़ा है, तो कंपटीशन अगर तगड़ा है तो फिर तो यहाँ पे सर वो प्राइस गेम होता होगा। आपने कभी देखा कि बोले यार मान लो कभी लक्स ने प्राइस कम कर दी, कभी डिटॉल ने कम कर दी, कभी वो क्या नाम है और कौन सा आते हैं, लाइफ बॉय ने प्राइस कम कर दी, कम करके लड़ते हैं एक दूसरे से, कैसे डिमांड को बढ़ाएंगे? सो ये क्या, ये प्राइस कंपटीशन करते हैं क्या, प्राइस वॉर करते हैं क्या, प्राइस गिरा गिरा के है? ऐसा तो नहीं है। अरे समझ रहे हो मेरी बात? तो प्राइस वॉर से ये लोग क्या करते हैं, दे ट्राई टू अवॉइड प्राइस कंपटीशन। जी कपड़ों में देखा कभी प्राइस कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है क्या? नहीं। प्राइस कंपटीशन मतलब प्राइस से लड़ना, भाई मैंने कम करी फिर उसने कम कर दी, फिर उसने कम कर दी, ये उसको बोलते हैं प्राइस कंपटीशन। और इसमें सिर्फ किसका फायदा होता है, कस्टमर का, कंज्यूमर का फायदा होता है, सेलर का, प्रोड्यूसर का कोई फायदा नहीं है। समझिए, आज से 15-20 साल पहले हमारे घर के पास में एक हलवाई की दुकान थी, ठीक है? उस हलवाई की दुकान पे सिर्फ कोई सामान मिलता था जो नॉर्मली स्वीट्स की दुकान पे मिलता है, समोसे कचौरी और ये सब। उसके बाहर एक गोलगप्पे वाले ने एक ठेला लगाना स्टार्ट किया, ठीक है? सो टिल द टाइम ही वाज सेलिंग गोलगप्पास, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसको, क्योंकि वो क्या बेच रहा था, वो समोसे का दुकान है और ये गोलगप्पे की दुकान है, उसको कोई टेंशन ही नहीं थी। लेकिन गोलगप्पा स्टार्टेड बिकम वेरी फेमस, वो वाले अच्छे वाले उस बिकने लग गए, उसको खूब कस्टमर, खूब भीड़ आने लग गई है ना। सो गोलगप्पे वाले को किसी ने बोल दिया, बोला यार आप भी चालू कर लो, उसने भाई साहब समोसे बनाना चालू कर दिया। अब क्या चालू हो गया, कंपटीशन। तब उस टाइम पे मेरे को याद है कि माय फादर यूज्ड टू गिव अस 10 रुपीज फॉर एवरी संडे, राइट? तो 10 रुपए में कितने समोसे आते थे, चार, एक मेरा, एक मेरे भाई का, एक मम्मी का, एक पापा का, मम्मी खाती नहीं थी वो वाला मेरे पास भी आता था। ऐसा मामला था, हमारे बाकी सारे दानवीर थे, मेरे पास तो आता ही था मामला। सो ऐसे करके चार समोसे आते थे, 2.5 रुपए का एक, 10 रुपए में चार, ओके। अब क्या हुआ फिर, कंपटीशन चालू हो गया। अब कंपटीशन चालू हो गया तो भाई साहब क्या किया उसने, 2.5 रुपए से ही स्टार्ट किया था उसने, गोलगप्पे वाले ने तो, लेकिन कंपटीशन को देखते हुए उसने वो है हलवाई वाला, उसने 2 रुपए का कर दिया समोसा। कितने का कर दिया। अब अपने तो मजे है ना, कितने हो गए, पांच लेके आया है, कितने, 2 रुपए का एक, 10 में कितने आ गए, पांच, पांच समोसे आ गए भाई साहब, अपने मजे चल रहे हैं, ठीक है? उसके बाद कंपटीशन, अब उसने 2 रुपए कर दिया, तो फिर गोलगप्पे वाले के कम बिक रहे, उसने फिर क्या कर दिया, उसने भी 2 रुपए कर दिया, फिर उसने 2 रुपए किया, तो क्या हुआ, फिर उसने 1.5 रुपए कर दिया हलवाई वाले ने। अब उसने 1.5 रुपए कर दिया तो एक कितने आएंगे, 10 रुपए में समोसे, 6 समोसे आने लग गए। और अगर 50 पैसे और डाल दूं तो 7, 10 रुपए 50 पैसे में 7 समोसे आ जाएंगे, ठीक है? तो भाई साहब फिर उस 1.5 रुपए कर दिया, फिर उसने 1.5 रुपए कर दिया, फिर उसने 1 रुपए कर दिया। एंड द लास्ट टाइम आई रिमेम्बर आई हैड 10 समोसास फॉर 10 रुपीज। किसके मजे हो रहे थे, मेरे, क्यों, वो दोनों लड़ रहे थे, तो होता है ना दो बंदरों की लड़ाई में बिल्ली मजे मार जाती है ना? तो वैसा ही मामला है, मैं बिल्ली तो नहीं हूं लेकिन मजे आए मेरे को पूरे। तो ये क्यों आए, बिकॉज वो लड़ रहे थे खुद से, प्राइस से। तो भाई इसलिए यही मार्केट है ना। ये तो सोचो वो गोलगप्पे वाले थे, पढ़े लिखे नहीं थे, समझदार होते तो लड़ते ही नहीं। तो ये तो समझदार होते हैं, ये तो समझदार है, इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स है, ब्रांड कपड़े वपड़े ये सब जानते हैं यार, बोले कपड़े बोले क्या करना, प्राइस वाइस से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, इस अल्टीमेटली अपना ही नुकसान होगा, कस्टमर मजे मारेगा। तो इट्स बेटर टू अवॉइड द प्राइस कंपटीशन। क्या करो, प्राइस के अलावा चीजों से कंपीट करो, नॉन प्राइस कंपटीशन करो। नॉन प्राइस कंपटीशन मतलब कंपटीशन अदर देन दी प्राइस, एड वेड डालो, ठीक है? उसके बाद वो स्पॉन्सरशिप इवेंट्स करो, जैसे सुना है आपने टाटा आईपीएल, ठीक है? गाड़ी खड़ी रहती थी वहां पे टाटा की, देखा टाटा का, अरे देखी थी या नहीं? तो ये क्या है, स्पॉन्सर करना, ये सब ऐसे ही टीवी शोज को स्पॉन्सर करना। एक वो आता है ना, एक शो आता था सलमान का, आता है बिग लॉस, लॉस, ये वो तो है ना, सो आता है वो शो, उसके अंदर देखा है आपने, हर बार कोई ना कोई नया नया क्या वो आता है, क्या नाम है उसका, स्पॉन्सर अलग अलग होता है, ठीक है? जैसे पहले मैंने जब लास्ट तक देखा था तो पहले वो आता था एक मारुति सुजुकी, ऐसा वो आता है ना, सलमान खान आते ही बोलता था
मारुति सुजुकी प्रेजेंट्स सियाज, ठीक है, बोलता था, है ना, बिग बॉस सीजन 5 वीकेंड का वार, बोलता है वो। फिर अगले सीजन में एपी फिज आ गया था उसके अंदर, एपी फिज प्रेजेंट्स वीकेंड का वार मेरे साथ, बोलता है ना वो। अरे बोलता नहीं बोलता है, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अरे बोलता नहीं बोलता है, वो ऐसे माहौल बनाता है। तो हर बार क्या कर देता है, ये चेंज कर देता है। तो ये क्या है, ऑल दीज आर द वेज ऑफ डूइंग कॉम्पिटिशन। कभी कभार वो मॉल्स के अंदर वो गाने वाने चल रहे होते हैं भाई साहब, अरे होता है कुछ इवेंट चालू हो जाते हैं मॉल में, कोई भी बड़े मॉल में कुछ लगा करके वो, ये सब क्या है, डिस्काउंट देना, बुक ऑफ, बाय वन गेट वन फ्री, होता है ना कई बार, अरे बाय वन गेट वन फ्री, साबुन के साथ में वो फ्री, वो टूथपेस्ट के साथ में टूथब्रश फ्री, एक टूथपेस्ट के साथ में छोटा टूथपेस्ट फ्री, ये सब क्या है, ऑल दीज अदर टाइप्स ऑफ कंपटीशन। सन में सो दे ट्राई टू अवॉइड प्राइस कंपटीशन, इंस्टेड ऑफ दैट क्या करते हैं वो, नॉन प्राइस कंपटीशन। तो यहाँ तो खूब पैसा बहाया जाता है किसके ऊपर, एडवर्टीजमेंट्स पे, सेलिंग कॉस्ट पे, तो यहाँ तो लगती है सेलिंग कॉस्ट। तो याद रखो, तो याद रखिएगा इस मार्केट में क्या लगती है भैया, लगती है, क्या लगती है, सेलिंग कॉस्ट, हाई सेलिंग कॉस्ट लगती है, मतलब अच्छी खासी लगती है, हाई सेलिंग कॉस्ट। समझ में आया कि सभी को, परफेक्ट में लगती थी क्या, क्यों लगाओगे परफेक्ट में, जब सामान ही तुम्हारा सेम है, प्राइस भी तुम्हारी सेम है, बोलोगे क्या ऐड में, समझ में आई मेरी बात। तो वहां पे नहीं लगती थी, यहाँ पे लगती है, बोला था मैंने, नो सेलिंग कॉस्ट, नो मीन्स, बोला था ना। सेवेंथ, हाँ भाई, तो हाई सेलिंग कॉस्ट लगती है यहाँ पे। अच्छा सर, यहाँ पे जो लॉन्ग रन में भी कौन से प्रॉफिट्स होंगे, यहाँ पे लॉन्ग रन में कौन से होंगे, नॉर्मली होंगे, हो ही नहीं सकते तगड़े वाले तो। शॉर्ट रन में कुछ भी हो सकता है, वही सेम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, और लॉस भी हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में सिर्फ हमेशा नॉर्मली होंगे, ठीक। उसके बाद में अब याद करो सब लोग, जिस दिन मैंने वो टॉपिक पढ़ाया था आपको, टी आर ए आर एम आर वाला, तो उसमें बताए थे दो केस, एक में प्राइस कांस्टेंट होती है, एक में प्राइस चेंज होती है। तो जब प्राइस कांस्टेंट होती है तो रेवेन्यू के कर्व्स कैसे बने थे, याद है परफेक्ट कंपटीशन में, कल भी हमने परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस क्या रहती है, कांस्टेंट, तो रेवेन्यू के कर्व्स कैसे बने थे भाई, ये क्या होता है, ए आर इज इक्वल्स टू एम आर इज इक्वल्स टू प्राइस इज इक्वल्स टू डिमांड। पढ़ना चालू कर दो बेटा, लग नहीं रहे मेरे को सतु ने तुम्हारे ठीक, क्योंकि मेरे पढ़ाने के बावजूद आपको नहीं आता, इसका मतलब अपनी आप में कमी है। पढ़ा चुका हूं ये मैं ढंग से। प्राइस में दो चेंज किए थे मैंने उस दिन, एक में प्राइस कांस्टेंट थी, एक में प्राइस नहीं थी, ठीक है। और टीआर कैसा होता था, अपवर्ड स्लोपिंग 45 डिग्री लाइन। और फिर मैंने बताया था अगर प्राइस कांस्टेंट नहीं है, डिक्रीज हो रही है, याद करो 10, 9:30, 9, 8:30 किया था क्या उस दिन, तो वहां पे कैसी बनी थी डायग्राम्स, क्योंकि वो अब बनेगी डायग्राम, क्योंकि यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट नहीं होती। इस मार्केट में क्या होता है, प्राइस डिक्रीज की जाती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग था ना डिमांड का। मैंने क्या बोला था, अगर आप डिमांड को बढ़ाना चाहते हो तो थोड़ा सा प्राइस को गिरा दो, थोड़ा सा प्राइस गिराने से डिमांड बढ़िया बढ़ जाती है, तो थोड़ा सा ही गिराने पड़ेगा, डाउनवर्ड होता है। सुनो सब लोग, प्राइस 10, डिमांड 1000, प्राइस थोड़ी सी गिराने से डिमांड बढ़ रही है, तभी तो डिमांड कब कैसा बन रहा है, डाउनवर्ड। तो क्वेश्चन पूछता है कि डिमांड कब डाउनवर्ड होता है मोनोपोलिस्टिक में, क्यों, डाउनवर्ड का मतलब क्या है बताओ, क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वाई डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड क्यों होता है भाई, डाउनवर्ड इसलिए होता है, डाउनवर्ड का मतलब क्या होता है, डाउनवर्ड का मतलब होता है आपको प्राइस गिरानी पड़ेगी डिमांड को बढ़ाने के लिए। डाउनवर्ड मींस व्हाट, इनवर्स रिलेशन होता है। तो इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या है, यू हैव टू डिक्रीज द प्राइस टू इंक्रीज द डिमांड। तो अगर आप डिमांड बढ़ाना चाहते हो तो प्राइस गिरानी ही पड़ेगी, प्राइस गिरानी पड़ती है, ये परफेक्ट कंपटीशन नहीं है सर, प्राइस गिरा के ही डिमांड बढ़ेगी, डाउनवर्ड ही बनेगा। जिसकी मोनोपोली भी है ना देश में, आपको क्या लगता है अगर वो भी चाहता है डिमांड को बढ़ाना, उसे भी प्राइस गिरानी पड़ती है, मोनोपोली में भी। बस बात यह है कि यहां थोड़ी सी गिरानी पड़ेगी और मोनोपोली में ज्यादा गिरानी पड़ेगी, गिरानी उसको भी पड़ेगी डिमांड को बढ़ाने के लिए, वहां ज्यादा प्राइस चेंज करेगा तब जाके इफेक्ट आता है डिमांड में, यहाँ थोड़ी सी प्राइस गिराने से बढ़िया इफेक्ट आ जाता है। क्लियर है सभी को, पक्का। तो यहाँ पे डिमांड कब कैसे बनेंगे सर, प्राइस तो गिर रही है, और प्राइस गिर रही है तो मैंने उस दिन बनाए थे डायग्राम्स, तो कैसा बनता है बोलो, ए आर और एम आर डाउनवर्ड, पढ़ना भी है घर जाके, ए आर कैसा होता है, डाउनवर्ड, टच नहीं करता, एम आर कैसा होता है, वो भी डाउनवर्ड होता है, लेकिन वो कहां पे जाता है, नेगेटिव।
ठीक है, ये तो हो गया इसका डायग्राम। फिर टीआर कैसा होता था याद करो, बताया था मैंने, इनवर्स यू शेप, बढ़ता है डिमिनिशिंग रेट से, कहां पहुंच जाता है मैक्सिमम पे, उसके बाद गिरता है, ये होता है आपका टीआर। हमने बोला भी था टीयू और एमयू के जैसा होता है टीआर और एमआर। आया समझ में? तो ये होते हैं इसके डिमांड कर्व्स। तो रेवेन्यू कर्व्स, क्योंकि यहाँ पे प्राइस गिरती है तो ऐसे बनेंगे, प्राइस जहां कांस्टेंट थी वहां कैसे बनते हैं, समझ में आया सभी को? ठीक है। अब ध्यान देना सब लोग, इस अब हम वो पढ़ेंगे इसके अंदर इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं। तो भाई एक बार बताओ, परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम कैसे निकालते थे? अरे वही प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट कैसे निकालते थे? एमआर एमसी अप्रोच से। एमआर शुड बी इक्वल टू एमसी एंड एमसी शुड बी राइजिंग, दो कंडीशन थी, तो कंडीशन तो वही यहां पे भी रहेगी, बस क्या बदल जाएगा, एमआर का डायग्राम। पिछले वाले में एमआर का डायग्राम कैसा था बताओ? परफेक्ट कंपटीशन में एमआर कैसा होता था? सीधा होता था। और एमसी तो वैसा ही जैसा होता है हमेशा, कैसा यू बनता था। यहां पे एमआर कैसा बनेगा? ऐसा नहीं बनेगा एमआर। यहां एमआर कैसा बनता है? ये रहा। तो देखो भाई, तो ये इम्परफेक्ट कंपटीशन है, यहाँ पे प्राइस गिरती है और एमआर होता है डाउनवर्ड। डाउनवर्ड तो डाउनवर्ड बनाओ उसको, ये लो सर एमआर। अब इस एमआर को कौन काटेगा? एमसी। एमसी वैसा ही बनता है जैसे बनता है हमेशा, वो नहीं बदलता कभी भी, कॉस्ट के डायग्राम नहीं बदलते। तो ये देखो, एमआर को एमसी ने कहा काटा? तो जहां पे भी काटा, बताओ कहां पे काटा? एक ही जगह तो काट रहा है, ये तो दो जगह काट भी नहीं रहा। ये लो इक्विलिब्रियम सर, और काटने के बाद देखो एमसी बढ़ रही है क्या? काट भी रहा है, बराबर है, काटने का मतलब दोनों बराबर है, और उसके बाद एमसी बढ़ना चाहिए, तो ये बढ़ रहा है देखो आप। अरे है ना? तो देखो सर ये बढ़ रहा है आपका एमसी, तो कहां पे आया इक्विलिब्रियम? यहां पे। तो इतना यूनिट्स इस प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस करना चाहिए, इतना। समझ में आया? अब बनाए वो डायग्राम्स अपने प्रॉफिट वाले। अब ये तो इक्विलिब्रियम निकालना सिखाया है, अब तीनों डायग्राम में निकलेगा ना इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो सब में निकलता है, चाहे शॉर्ट रन हो चाहे लॉन्ग रन हो, सब में निकालेंगे। ये लो भाई, स्टार्ट करने जा रहा हूं डायग्राम्स। पहला डायग्राम शॉर्ट रन में यहाँ पे क्या होता है बताओ? शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में होते हैं ना नॉर्मल प्रॉफिट्स, तो शॉर्ट रन में तो कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी है तो सब बना के देखो। पहला डायग्राम किसका? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। बताओ कब होते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स? जब ए आर इज ग्रेटर देन एसी। एसी मतलब 10 रुपए की चीज कितने में बेची? 15 में। परफेक्ट थोड़ी है, थोड़ा ज्यादा में बेचते हैं इधर तो। 5 रुपए का प्रॉफिट कैसे दिखाओगे डायग्राम? बनाए? स्टेप्स याद है? चलो बताओ, स्टेप्स याद है तो पहले क्या बनता है? यहाँ पे लेते हैं आउटपुट, इधर क्या लेते हैं? रेवेन्यू एंड कॉस्ट। बताओ स्टेप्स में पहला क्या बनता है? एआर। ये लो एआर बना देते हैं। एआर यहां कैसा बनेगा? अब एआर परफेक्ट में तो सीधा बना दिया था, यहां कैसा बनेगा? डाउनवर्ड, अभी बनाया था। तो ये लो डाउनवर्ड, और एआर क्या होता है? डिमांड कर्व, अभी बताया था ना कैसा बनता है डिमांड कर्व, डाउनवर्ड और फ्लैटर। तो ये लो सर, टच मत मारना बस। और फ्लैटर बनाने की ट्रिक बताता हूं। स्टीपर बनाने की ट्रिक होती है ऊपर से बनाओ, जैसे ये कर्व है, स्टीपर बनाना है तो ऊपर हाइट से, ठीक है, और फ्लैटर बनाना है तो लो हाइट से, ये होता है फ्लैटर। आया समझ में? ऐसे बनाना। तो देखो भाई, बना दिया एआर। एआर ही डिमांड कर्व होता है, बताया था मैंने आपको। चलो एआर तो ये रहा डिमांड कर्व। अच्छा एआर बना दिया, अगला क्या बनाते थे बताओ? अरे एआर के बाद क्या होता है? एसी। एसी का ढूंढो मिनिमम। अगला ढूंढो भैया एसी। एसी कहां बनाऊं, ऊपर या नीचे? कमाई है ज्यादा, खर्चा है कम, तो नीचे बनेगा काटते हुए। एसी बनाओ। देखो अब ये लो सर एसी। अगला काम क्या होता है एसी का? मिनिमम ढूंढ दो, ये ढूंढ दिया, ठीक है। अगला काम क्या होता है बताओ? प्रॉफिट आउटपुट निकालना है, क्वांटिटी निकालनी है। अरे बिना क्वांटिटी के थोड़ी निकाल दो कि प्रॉफिट, सिर्फ प्राइस से निकल जाता है कि प्रॉफिट? पी इंटू क्यू करना पड़ता है, क्वांटिटी निकालो पहले। क्वांटिटी किससे निकालते हैं अभी सिखाया था मैंने। अरे अभी सिखाया है, अभी तो बहुत टाइम भी नहीं हुआ। कैसे निकालते क्वांटिटी? एमआर और क्या बनाएंगे इसमें? एमआर और एमसी। अच्छा यहाँ एमआर बनाने की जरूरत है क्या? एआर क्या होता है? एआर ही एमआर होता है इसमें? इसमें एआर एमआर नहीं होता, एमआर होता है अलग, तो यहां बनाना पड़ेगा एमआर। समझ में आया? तो ये यहाँ पे एमआर बनाना पड़ेगा।
तो एमआर बनाएंगे। एमआर कैसा होता है भैया? डाउनवर्ड एंड नीचे भी जाता है नेगेटिव। ये लो एमआर बना दिया क्या? अब क्या बनेगा? अरे एमआर को कौन काटेगा? अरे बोलो भाई, एमआर को काटेगा कौन? एमआर को काटेगा एमसी। एमसी कुत्ता है, सबको काटता है, इसको भी काटेगा। और इसका पुराना दुश्मन उसको थोड़ी छोड़ेगा, उसको भी काटेगा। कहां पे काटता है? उसके मिनिमम पे। तो भैया ये लो सर, एमआर को पहले किसको काटेगा? देखो अपने आप ही कौन सा कट रहा है पहले, एमआर। तो यहाँ पे एमसी का एमसी बनाएंगे तो पहले इसने एमआर को काटा और पुराने दुश्मन को भी काटा, एसी को भी। तो ये हो गया आपका एमसी। देख लो अच्छे से, आया समझ में? मैंने कुछ भी बदला हो तो बोलो आप स्टेप्स के अंदर। वही स्टेप से सिर्फ किसका डायग्राम बदल गया? रेवेन्यू का, एआर और एमआर। बाकी कुछ नहीं बदला, वही सिस्टम चल रहा है। कहां आता है इक्विलिब्रियम? जहां कौन किसे काटे? कौन किसे काटे? एमआर को एमसी काटे। तो एमआर कौन से रंग का कर्व है? एमआर कौन से रंग का है? हरा वाला। इसलिए कलर यूज करता हूं। तुम्हें क्या लग रहा है मेरे को मजा आ रहा है इधर? ये टॉपिक तरीका होता है ये पढ़ने का। एमआर कौन से रंग का कर्व है? हरा। हरे वाले को एमसी। एमसी कौन सा है? पिंक। तो हरे वाले को पिंक वाले ने कहां काटा? यहां पे। ये आएगा इक्विलिब्रियम। जहां पे एमआर को एमसी काटता है वहां आता है इक्विलिब्रियम। तो ये आ गया ओ क्यू। तो इस प्रोड्यूसर को जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो कहां होगा? क्यू पे होगा। जितनी बेचेगा उतने भी तो होगा। तुम जितनी क्वांटिटी बेचोगे उतने भी तो प्रॉफिट या लॉस होगा। तो आ गई क्वांटिटी। अब क्या करना होता है बताओ? क्या सिखाया था मैंने? इस लाइन को लेके जाओ, टच करो, जिस पे भी हो रहा है देखते हैं कहां टच होगा, देखते हैं। हाँ भाई, क्या करना? अगला स्टेप क्या होता है बोलो? आउटपुट वाली लाइन को लेके जाओ, टच करो एआर और एसी पे। टच करो। चलो प्रॉफिट तो इससे ही निकलता है क्योंकि एआर और एसी से ही। अब देखते हैं, इस लाइन को लेके जा रहा हूं। पहले किसको टच करेगा? एआर पे या एसी पे? एसी पे। क्योंकि एसी है 9 रुपए, नहीं कितनी थी? 10। एसी है 10 और कमाई पे जोड़ो इसको, एआर पे टच ले जाके टच करो। तो ये लो सर, एआर पे टच कर दिया। एआर कितनी थी? 15। तो भाई खर्चा लगा 10 रुपए, कमाई है 15 रुपए, तो ये बीच का क्या बचा? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्या ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट? उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम अब किसका बनेगा? अब लॉस बनाओ। लॉस क्या स्टेप्स बदलेंगे? बस बताओ लॉस कब होता है भैया? अब तो याद हो जाना चाहिए था अभी तक। लॉस कब होता है? एआर इज लेस देन 10 की चीज कितने में बेची? 9 रुपए में। तो बताओ प्रॉफिट कितना आएगा? -1। उसे क्या बोलते हैं? लॉस। बनाओ इसका डायग्राम। डायग्राम में स्टेप्स तो वही है। क्या स्टेप्स होंगे बताओ? अब की बार स्टेप्स नहीं लिखूंगा, इधर लिखूंगा आउटपुट। यहां पे क्या लिखते हैं? रेवेन्यू एंड कॉस्ट। सबसे पहले क्या बनेगा बताओ? एआर। कैसा बनता है एआर? अभी बनाया था, डाउनवर्ड एंड फ्लैटर। अच्छे से समझ लो क्योंकि मैं मोनोपोली में नहीं पढ़ा था ये वाला टॉपिक। क्योंकि मैं सिर्फ वहां इतना सा बोलता हूं, यहाँ फ्लैटर है, उधर थोड़ा क्या कर दो बस स्टीपर, बाकी थोड़ी कुछ बदलता है। देखो एआर बना दिया क्या? एआर के बाद क्या बनता है? एसी। सोचने वाली बात है, अब कहां बनाऊंगा? इसके ऊपर या इसके नीचे? लॉस है ना, तो खर्चा ज्यादा होता है, कमाई कम है, तो खर्चा ज्यादा है इसके ऊपर। तो एसी बनाते हैं। देखो आप, तो ये लो सर यू शेप बनाना है, ये लो यू शेप बना दिया। अगला काम क्या होता है इसका? मिनिमम ढूंढना। ढूंढ दिया। लो सर मिनिमम भी ढूंढ दिया। उसका अगला काम क्या होता है? आउटपुट निकालो। प्रॉफिट लॉस तो उस पर ही होगा ना। आउटपुट निकालने के लिए क्या चाहिए? एमआर और एमसी। एमआर एआर ही तो एमआर होता है। ये लो सर, ये रहा एमआर। ठीक है, तो ये रहा एमआर। अब एमआर को कौन काटेगा? एमसी। और किसको भी काटेगा? पुराने दुश्मन को। कौन है पुराने दुश्मन? इसको कहां पे काटता है? इसके मिनिमम पे ही काटता है, फिक्स है जगह उसकी। ठीक है, तो बताओ एमआर बनाते हैं भैया, एमसी। तो एमआर को काटेगा पहले, तो ये काटा एमआर को, फिर काटा एमसी। तो ये रहा एमसी। तो बताओ इक्विलिब्रियम कहां आता है? जहां कौन किसे काटे? एमआर को एमसी काटे। समझ में आया? तो कहां पे आएगा?
ये ऊपर या नीचे बताओ? अरे ऊपर आएगा या नीचे? तो ये नीचे आएगा, जहां एमआर को एमसी काटता है वहां आता है इक्विलिब्रियम, ओ क्यू। अब जो भी प्रॉफिट लॉस होगा किस पे होगा? इसी पे ही होगा। ले जाके देखते हैं, चलो देखो भाई सब लोग, जो भी प्रॉफिट लॉस है इसी पे ही है। पहले किस पे टच करेगा बताओ, एआर पे या इसी पे? अब की बार लॉस है सर, एआर पे पहले टच किया, कमाई कितनी है 9 रुपए, फिर कॉस्ट पे किया, खर्चा कितना लग रहा है 10 रुपए, तो ये है खर्चा, ये है कमाई, तो ये जो बीच का बचा ये क्या है? लॉस। क्या कहलाता है ये? आया समझ में? पक्का? हाँ, शॉर्ट रन में तो कुछ भी हो सकता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। लॉन्ग रन में सिर्फ क्या होते हैं हमेशा? नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो ढंग से देखना भैया डायग्राम, नॉर्मल प्रॉफिट्स इन लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में होते हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट कब होते हैं बताओ? जब 10 की चीज कितने में हो यार, किसके बराबर हो? एसी के बराबर। तो निकालो प्रॉफिट। सर 10 की चीज 10 में बेचोगे तो बताओ कितना प्रॉफिट होगा? 0। और दुनिया को लग रहा है इकोनॉमिक प्रॉफिट 0 है, तो तुम तो जानते हो इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट्स। डायग्राम कैसा बनेगा बताओ? डायग्राम बनाओ बनाओ। पहला स्टेप क्या होगा बताओ? क्या बनाएंगे पहला स्टेप? एआर या एल ए आर? एआर कैसा होता है? ऐसा, बस एल लगा दो, LAR। ठीक। उसके बाद क्या बनेगा? एसी। कहां बनाओ, इसके ऊपर या इसके नीचे? दोनों बराबर है, कहां बनेगा? टेंजेंट। तो ये लो सर, दोनों बराबर है ना, एआर और एसी, कमाई खर्चा बराबर है, तो इसके चिपका के बनाएंगे इसको। ये लो एसी। अगला काम क्या होता है बताओ? इसका मिनिमम ढूंढो, कहां लग रहा है इसका मिनिमम? यहां पे कहीं। ठीक है, अगला काम क्या होता है बताओ? है अगला काम आउटपुट निकालेंगे। आउटपुट किससे निकालते हैं? एमआर से और एमसी से। एमआर बनाओ, एआर ही तो एमआर होता है। LMR। कौन काटेगा एमआर को? एमसी। और किसको भी काटेगा? दुश्मन को थोड़ी छोड़ देगा। तो ये लो सर, एमसी काटेगा। एमसी काटेगा या एलएमसी? तो ये लो सर, LMC। कहां पे काटा बताओ? सामने देखो सब लोग। बताओ इक्विलिब्रियम कहां आएगा, हरे वाले पॉइंट पे या मैरून वाले पे? हाँ भाई ऑनलाइन। मैरून है, क्या बोलते हैं इसको? कहां पे आएगा इक्विलिब्रियम? ग्रीन वाले पे, जहां कौन किसे काटता है? एमआर को एमसी। आप खुद बता दो, अगर इसमें भी गलत करे आदमी, इसके बाद भी, मेरे पढ़ाने के बाद भी, फिर तो क्या ही हो सकता है भाई, भगवान ही बचाएगा फिर तो। समझो। तो एमआर को कौन काटता है? एमसी। एमआर है पीला वाला, एमसी कौन सा है? काला वाला। तो यहाँ पे आया इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये लो सर, इसको नीचे ले लो, ओ क्यू। जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो किस पे होगा? इसी पे। समझ में आ गया? चलो, तो अब क्या करना है बताओ? लेके जाते हैं इसकी लाइन को, देखते हैं क्या होने वाला है। इस लाइन को लेके जाऊंगा और टच करता हूं। पहले किस पे टच होगा, एआर पे या एसी पे? हाँ भाई, अब की बार किस पे टच होगा, एआर पे या एसी पे? दोनों पे, एआर पे और एसी दोनों चिपक रहे हैं सर, टेंजेंट है। तो बताओ, यही क्या है? खर्चा। और यही क्या है? कमाई। दोनों 10 रुपए। तो बताओ नॉर्मल प्रॉफिट दिख रहा है क्या सभी को? बताओ नॉर्मल प्रॉफिट दिख रहा है क्या सभी को? समझ गए तुम? नॉर्मल प्रॉफिट दिखता नहीं है, क्या दिखता है? लॉस दिखता है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी दिखता है, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट दिखता नहीं। अच्छा, सबसे बढ़िया आउटपुट कहां होता है बताओ? लॉन्ग रन में सबसे बढ़िया आउटपुट कहां होता है? एलएसी के बड़ा पढ़ाया था मैंने, एफिशिएंट स्केल ऑफ आउटपुट। सबसे बढ़िया आउटपुट कहां होता है? एलएसी के मिनिमम पे बनाना चाहिए हर फर्म को। क्या हमारा इक्विलिब्रियम एलएसी के मिनिमम पे आ रहा है क्या? चेक करो आप। ये है मिनिमम तो, अरे ये है एम। मिनिमम दिख रहा है सबको?
यहां आना चाहिए था, लेकिन क्या आ रहा है क्या हमारा इक्विलिब्रियम वहां पे? नहीं, हमारा इक्विलिब्रियम आता है परफेक्ट कंपटीशन में उससे पहले ही, यहां पे आ रहा है। तो जितना बनाना चाहिए था उतना बना रहे हैं क्या? नहीं, कम बना रहे हैं जानबूझ के। तो कम बना रहे हो, जबकि खुद सोचो तुम्हारी कॉस्ट हो सकती थी ये इतनी कम लग सकती थी आराम से, 5 रुपए लग सकती थी, लेकिन तुम बना ही नहीं रहे, तुम जानबूझ के कम बना रहे हो क्वांटिटी। तो Q1 बना रहे हो, तुम्हारी तो कॉस्ट ज्यादा आएगी। तो यहाँ पे प्रोडक्टिव एफिशिएंसी नहीं होती, कॉस्ट ज्यादा आ रही है। देख लो आप, जितनी आ सकती थी कम, उससे भी ज्यादा आ रही है। कितनी आ सकती थी? 5 रुपए। वो कब आती? लेकिन जब तुम इक्विलिब्रियम तक, यहां तक बनाते, एम तक, जब तुम यहां तक बनाते, ठीक है, तुम यहां तक बनाते तो सही, बनाते तो अपने आप कॉस्ट कम लगती। लेकिन इस मार्केट्स में सर इम्परफेक्ट मार्केट है, यहाँ जानबूझ के क्या बनाते हैं? कम। कम बनाने से उनकी कॉस्ट क्या आती है? रिलेटिवली ज्यादा। तो जब इनकी कॉस्ट ज्यादा आती है तो कस्टमर से भी क्या लेते हैं? ज्यादा। तो याद रखना, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, इसके अंदर ना तो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी होती है। क्या होता था प्रोडक्टिव एफिशिएंसी? MC इक्वल्स टू AC। कहां होती है? सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में। तो यहां पे नहीं होती। नहीं होती का मतलब MC ज्यादा आती है यहाँ पे, किससे? AC से। मिनिमम कॉस्ट कितनी आ रखी थी बताओ? 5 रुपए आती अगर तुम मिनिमम तक बनाते तो, 5 रुपए आती, लेकिन तुम्हारी कितनी आई भाई? 7। क्यों आई? तुम्हारी ही वजह से, क्योंकि तुम इक्विलिब्रियम बना ही नहीं रहे। यहां तक बनाना चाहिए तुमको, Q1 तक, मिनिमम तक, लेकिन तुम पहले ही रुक गए। तुम्हारा तो इक्विलिब्रियम यहीं पे आ गया, सीधी लाइन पे देखो आप, तुम्हारा ये तो था Q। समझ में आया? तो एक लाइन बोलने जा रहा हूं, इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन द आउटपुट इज नॉट प्रोड्यूस्ड एट मिनिमम ऑफ LAC। इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन द आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड एट डिक्लाइनिंग पोर्शन ऑफ LAC। डिक्लाइनिंग पे ही आ गया आपका इक्विलिब्रियम, मिनिमम तक तो तुम जाते ही नहीं हो। समझे? इसको थोड़ा पढ़ना, इसको समझने की कोशिश करना घर पे। टॉपिक्स हैं वो बहुत इजी टॉपिक्स हैं, बस लेकिन हाथ चलाओगे ना, हाथ, पेन, नोट्स, तब होगा मामला। आई बात समझ में? तो खुद देखो कहां आ रहा है इक्विलिब्रियम, बताओ आपके सामने है। यहां आना चाहिए था मिनिमम पे LAC के। कहां पे आता था? मिनिमम पे, परफेक्ट में आता था। तो वहां कॉस्ट लगती थी सबसे कम, यहां नहीं लगेगी। यहां तुम तो यही पहले ही रुक गए, तो पहले ही रुक गए, तुम्हारी कॉस्ट आएगी रिलेटिवली हाई। तो MC विल बी ग्रेटर देन AC। फिर कल मैंने एक और चीज पढ़ाई थी, एलोकेटिव एफिशिएंसी परफेक्ट में होती है सिर्फ। क्या होता है एलोकेटिव एफिशिएंसी का मतलब? कंज्यूमर से हम कितना प्राइस ले रहे हैं, जितना हमें उसको बनाने में क्या लगा, मार्जिनल कॉस्ट। लेकिन यहां पे तो क्या है, ज्यादा लेंगे, प्राइस इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। तुम्हारी मार्जिनल कॉस्ट कितनी रुपए आई? 7 रुपए। तुम कस्टमर से ले रहे हो 15 रुपए। तो यहां तो लूटते हैं सर, परफेक्ट कॉम्पिटिशन थोड़ी है सर। मैं यहां तो कंज्यूमर को लूटा जाता है। द प्राइस चार्ज फ्रॉम द कंज्यूमर इज मोर देन द मार्जिनल कॉस्ट। और ये मार्जिनल कॉस्ट भी ज्यादा आ रही है, इससे AC से। मिनिमम क्या थी? आ सकती थी 5, लेकिन तुम जानबूझ के क्या कर रहे हो? यू आर प्रोड्यूसिंग लोअर लेवल्स ऑफ आउटपुट। सो अगर लोअर लेवल्स ऑफ आउटपुट बनाओगे तो तुम्हारी खुद की कॉस्ट क्या आएगी? ज्यादा आएगी। और ज्यादा आएगी तो तुम कस्टमर से भी क्या लोगे? ज्यादा। तो ना तो यहाँ पे प्रोडक्टिव एफिशिएंसी है, ये तो सॉरी एलोकेटिव है, ना तो यहाँ पे प्रोडक्टिव एफिशिएंसी है और ना यहाँ पे एलोकेटिव एफिशिएंसी है, दोनों ही नहीं है। तो बेटा वो सिर्फ क्या होती थी, और परफेक्ट कुछ होता ही नहीं है। असली में तो ये होती दुनिया। आ रही है बात समझ में? पक्का बोलना। ऐसे 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 करो। हाय, और बोलो। समझ में आ गया सभी को? पक्का? क्या बची हुई है बीच में? सुनना एक वर्ड, इसी के लिए तो पढ़ाया है ये। क्या बची हुई है? बनाना कितना चाहिए था? इतना। अरे मान लो 1 लाख तुम बना रहे हो यार जानबूझ के 70,000, तो कम क्यों बना रहे हो? कम क्यों बना रहे हो सर? इतने समझदार हो, साफ दिख रहा है आपको कि बनाना चाहिए 1 लाख, बना कम क्यों रहे हो इस मार्केट में फिर? अब सुनो, कम तो ये जो बीच में जो बचा हुआ है, जो कितना नहीं बना रहे आप, कितनी कैपेसिटी यूज नहीं कर रहे? 30%, 30,000 कम बना रहे हो। तो ये जो बीच में बचा गैप, इसको बोलते हैं एक्सेस कैपेसिटी। क्या बोलते हैं?
एक्सेस कैपेसिटी मतलब हाउ मच यू हैव एक्सेस कैपेसिटी, जो आप यूज नहीं कर रहे, कितनी? 30%। तो सर आप तो कर सकते थे 1 लाख, लेकिन ये आपकी क्या बची हुई है बीच में? एक्सेस कैपेसिटी बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं एक्सेस कैपेसिटी। और ये सिर्फ किस मार्केट में होती है? मोनोपोलिस्टिक। अच्छे से याद होना चाहिए भैया, एक्सेस कैपेसिटी सिर्फ किस में होगी? मोनोपोलिस्टिक। इसका मतलब क्या है कि जानबूझ के क्वांटिटी कम बनाई जाती है। बना सकते हैं 1 लाख, लेकिन यू आर प्रोड्यूसिंग 70,000 ओनली, तो क्या बचा है बीच में? एक्सेस कैपेसिटी। अब रीजन भी समझाऊंगा, वैसे आउट ऑफ कोर्स है रीजन, आपकी बात मतलब आपकी कोर्स के लिए फिर भी समझाता हूं क्यों जानबूझ के कम बनाते हैं। वो इसलिए बनाते हैं बेटा कि अगर ज्यादा बनाएंगे, खुद बताओ, अगर ज्यादा बनाएंगे तो ज्यादा बनाएंगे तो ये एआर अभी क्या है? अभी तो यहां है, ढंग से देखना डायग्राम। अभी तुम क्यों बनाओगे, कम बनाओगे तो कमाई हो रही है ज्यादा। अरे ये है ना एआर, ये किसका डायग्राम है? एआर का। दिख रहा है? अरे यार एआर दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है? तो अभी तुम्हारी कमाई हो रही है इतनी, 10 रुपए, लेकिन अगर तुम ज्यादा बनाओगे तो उसे बेचने के लिए प्राइस गिरानी पड़ेगी ना, अभी पढ़ाया था मैंने। ज्यादा बनाओगे तो उसके लिए प्राइस गिरानी पड़ती है, समझ में आया? तो ये होता है चक्कर, ज्यादा बनाओगे तो योर प्राइस विल फॉल, प्रॉफिट मार्जिन विल फॉल। और कई बार होता है कि हमारी प्राइस में ज्यादा गिरावट आई, आउटपुट बेचने के चक्कर में तुमने ज्यादा आउटपुट ज्यादा बना के बैठ गए और उसे उसके लिए प्राइस गिरानी पड़ रही है, तो प्रॉफिट भी तो कम हो रहा है। सोचो, इसलिए जानबूझ के वो क्या बनाते हैं? कम, सो दैट देयर प्राइस इज हाई। अगर समझ गए 10 रुपए रहेगी ना प्राइस, अगर मैं फालतू ज्यादा बनाऊं ज्यादा बेचने के लिए, फिर अभी तुम्हें बताया था मैंने डाउनलोड होता है कर्व, यहाँ पे ज्यादा बेचने के लिए प्राइस गिरानी पड़ेगी अननेसेसरी, मेरा प्रॉफिट गिरेगा। समझ में आई मेरी बात? पक्का? अब सुनना, तुम में से कुछ बच्चे बोलेंगे सब प्रॉफिट प्राइस गिरेगी, चलो मानते हैं, कॉस्ट भी तो गिरेगी। लॉजिक सोचो, तुम में से क्या बोलेंगे? कुछ समझदार बच्चे बोला अगर सर बनाओ ना, अब तो अगर ज्यादा बनाओगे तो कॉस्ट भी तो गिर रही है, अच्छी बात है ये तो। लेकिन बेटा क्या होता है, कॉस्ट भी गिर रही है और प्राइस भी गिर रहा है, एंड समटाइम्स द प्राइस फॉल्स इवन मोर देन द कॉस्ट। जितनी गिरावट कॉस्ट में नहीं आई ना, उससे ज्यादा किस में करनी पड़ जाती है कई बार? प्राइस में। तो वो तो प्रॉफिटेबल नहीं है फिर बात। बिजनेस क्या के लिए करते हैं? प्रॉफिट के लिए। तो अगर हम ज्यादा बनाएं तो माना ज्यादा बनाने से हमारी मार्जिनल कॉस्ट कम होगी, डेफिनेटली 7 की जगह 5 रुपए आएगी, लेकिन प्राइस भी तो गिर जाएगी। समझ में आया? ज्यादा बनाने के लिए बेचने के लिए प्राइस गिरानी भी पड़ेगी, बट द प्राइस फॉल्स मोर देन द कॉस्ट। तो ये कोई फायदे का सौदा नहीं हुआ, इसलिए जानबूझ के कम बना। समझ में आया सभी को? अरे बोलो भैया, क्लियर है? 100%। तो इसमें इस मार्केट में क्या होती है? एक्सेस कैपेसिटी। समझ में आया सभी को? पक्का? चलो, तो इसको रिवाइज करना। हो गया पूरा आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन खत्म। इसको अच्छे से रिवाइज करो, परफेक्ट को और इसको, क्योंकि अभी आगे और अच्छे मार्केट्स बचे हुए हैं, मोनोपोली बचा हुआ है। कॉन्सेप्ट को सीखो, किससे क्या डिसाइड होता है, हाथ चलाओ, नोट्स बनाओ या डायग्राम्स बनाओ, पढ़ो। टेस्ट है 29 तारीख को, याद रखना, बताया था ना कल, कल बताया था दीदी, कल बताया था कि 29 जून टेस्ट। किस किस का? प्रोडक्शन, कॉस्ट, मार्केट। ब्लॉक टेस्ट है, ब्लॉक बड़ा वाला 40 नंबर।